हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी द लर्निंग ऐप। श्री करणी द लर्निंग ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आपका साइंस एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, तो हम लोग कक्षा 9वीं के विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको जो विज्ञान का फिजिक्स का पोर्शन है, यानी वो वाले चैप्टर जो फिजिक्स का पार्ट है। बेसिकली साइंस आपके 4 पार्ट से मिलके बनी है और उन पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूं। पहली आपकी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पूरी जो है आपकी, जिसमें अलग अलग पोर्शन है। उसके बाद जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जंतुओं के शरीर के इनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान, जिसको बोला जाता है फिजिक्स, और इस पोर्शन को जो है मैं कवर करवाऊंगा। बाकी रिमेनिंग पोर्शन हमारे जो भी एक्सपर्ट एजुकेटर है वो आपको करवाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो। और फाइनल जो होता है वो इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण के बारे में अध्ययन जो है वो हम करते हैं। तो ये सारे एक्सपर्ट एजुकेटर अवेलेबल है, तो हर पोर्शन को हर टीचर बहुत अच्छे से करवाएगा। भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, और उसके अंदर जो है हम गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा और ध्वनि, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है ये मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का गति, जिसका नाम है, और पार्ट 1। गति 1 का मतलब है कि आज इसका हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। तो गति से आपके दिमाग में क्या आता है कि गति यानी चलना, है ना, कि वो गति कर रहा है, वो चल रहा है। यानी चल रहा मतलब उसका टाइम के साथ उसका जो स्थिति वो परिवर्तित हो रही है। गति का मतलब होता है चलना, और चलने का मतलब है समय के साथ स्थिति को परिवर्तन होना, है ना। जैसे चलना और चलने का मतलब है समय के साथ स्थिति का परिवर्तन होना। यानी मैं यहां पे खड़ा हूं, एक गाड़ी है यहां पे मेरे सामने, अभी वो मेरे लिए किस पे है, वो विराम में है। क्यों? क्योंकि स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, वो रुकी हुई है, तो मैं कहूंगा कि वो विराम है। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी रवाना हो गई, अब वो गाड़ी यहां आ गई है। अब मेरे लिए पहले वो यहां पे थी, अब वो यहां पे है, स्थिति परिवर्तित हो गई ना। पहले यहां थी, अब ऐसे आ गई। तो समय के साथ मतलब पहले यहाँ थी, कुछ समय बाद वो गाड़ी यहाँ आ गई है, हो सकता है कुछ समय बाद वो गाड़ी यहाँ आ गई है, तो मेरे लिए इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। यानी मेरे से इसकी दूरी भी देखो, पहले यहाँ थी, अब ये है, मान लो कुछ देर बाद ये है, फिर ये है, तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं कि ये गाड़ी क्या है, गति कर रही है, गाड़ी गति कर रही है। एक तो तरीका ये। दूसरा, मैं यहाँ सेंटर पे खड़ा हूं और एक आदमी यहाँ पे साइकिल लेके मेरे इर्द गिर्द चक्कर निकाल रहा है, उससे मेरी दूरी तो परिवर्तित नहीं हो रही है, अभी भी वो यहाँ है। अगर मैं सीधी दूरी देखूं तो वो देखो इसकी त्रिज्या के बराबर ही है, पर स्थिति परिवर्तित हो रही है कि पहले यहाँ था, कुछ देर बाद यहाँ आ गया, कुछ देर बाद घूमते घूमते यहाँ आ गया, कुछ देर बाद यहाँ आ गया। यानी वो एक वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो गति कैसी हो सकती है, सीधे पथ में भी हो सकती है, एक वर्ताकार पथ में भी गति हो सकती है, दो तरीके से। तीसरी गति का जो प्रकार है, लाइक ए फुटबॉल। फुटबॉल क्या करती है, फुटबॉल घूमती भी है और आगे भी जाती है, यानी वर्ताकार पथ में भी गति कर रही है और आगे भी जाती है, ऐसे लुढ़कते हुए, जिसको बोला जाता है रोटेशनल, घूर्णन गति। फिर घड़ी वगैरह का पेंडुलम देख लीजिए, ये ऐसे भी होता है, ऐसे मान लो कि इसके साथ साथ ऐसे 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 ऐसे, ना तो पूरा जाता है इधर,
बस ये इसके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे करता रहता है, इसको बोला जाता है दोलन गति। तो गति का मतलब क्या होता है और गति कितने प्रकार की होती है और विराम क्या होता है ये हमने देखा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं जो एग्जाम में आ सकती है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, एक पिक्चर आपके माइंड में सेट हो गई है, एक इमेजिनेशन पावर आपकी अब इंक्रीज होगी कि गति क्या होती है ये आप सोच सकते हो। अब जो भी एग्जाम्पल आएंगे उनके बारे में आप जो है कमेंट कर सकते हो कि क्या है। तो गति की परिभाषा क्या होती है सबसे पहले? तो गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो उससे वस्तु को गति में कहा जाता है। यानी कोई वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है तो उसे हम कहा जाता है कि वस्तु क्या है, गतिशील है। और इसी की डेफिनेशन नीचे लिख सकते हो, यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिर है तो उसे समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रही है, ऐसे लिखना, अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रही है। यदि कोई वस्तु समय के साथ, फिर ये लिखना, अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रही है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। किस अवस्था में कहा जाता है? विराम अवस्था में या स्थिर कहा जाता है। यानी वो क्या है, वो स्थिर है, वो टाइम के साथ अपनी चेंज ही नहीं हो रही है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि स्थिर है। यानी दो तरीके से बात करेंगे, स्थिर और गतिशील। स्थिर का मतलब समय के साथ स्थिति वही है, गतिशील मतलब समय के साथ उसकी स्थिति जैसे ही टाइम बदला उसकी पोजीशन बदल गई। अब ये अलग अलग गतियों के बारे में बात है। ये पहली है, इसको बोला जाता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, एक आदमी है, भाग रहा है रनिंग ट्रैक पे, एक ही दिशा में भाग रहा है। यहां पर ये घड़ी की सुई है जो सिर्फ घूम रही है, जा कहीं नहीं रही है, इसके इर्द गिर्द इसके चारों ओर घूम रही है, तो इसको बोला जाता है वर्तीय गति या वर्ताकार गति। आपके सिलेबस में यही दो गतियां हैं, इनके बारे में बात करेंगे, सरल रेखीय और वर्तीय गति। ये फुटबॉल है, ये घूम भी रही है और ये लुढ़कते हुए आगे भी चल रही है, इसको बोला जाता है घूर्णन गति, घूर्णन गति। और ये पेंडुलम है जो ऐसे होगा, इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोला जाता है दोलन गति। तो गति इतने प्रकार की होती है। सारी प्रकार की गति का आपके पास डेफिनेशन और माइंड में एक इमेज होनी चाहिए। जैसे ही मैं बात करूं दोलन गति, आपको समझ जाना चाहिए कि वो घड़ी का पेंडुलम की गति कर रहा है। घूर्णन बोलूं, आपको पता है फुटबॉल घूम भी रही है और आगे भी चल रही है। वर्तीय मतलब ऐसे एक ही जगह ऐसे किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, घूम रही है। और सर्कल, सरल रेखीय गति मतलब सीधी दिशा में चल रहा है। ओके साहब, तो यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इससे पहले एक और चीज कि एक वस्तु जो गतिशील है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी गतिशील हो। यानी आप एक पॉइंट लिखोगे हैशटैग बना के कि एक वस्तु किसी के लिए गतिशील, एक ही वस्तु किसी के लिए गतिशील भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है। यानी आप कह सकते हो कि एक ऐसी वस्तु जो गतिशील भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है, किसी के लिए गतिशील भी हो सकती है और किसी के लिए स्थिर भी हो सकती है।
एक ही वस्तु किसी के लिए गतिशील भी हो सकती है और किसी के लिए स्थिर भी हो सकती है। आप कहोगे सर ये कैसे बात हो गई, मतलब एक के लिए गतिशील है दूसरे के लिए रुकी हुई है, कैसे? एग्जाम्पल देखिए, एक पेड़ है, ठीक है, और यहां पर एक लड़का खड़ा है, लेट अस से रामलाल। रामलाल यहां खड़ा है और लेट अस से ये एक ट्रेन है जो कि जा रही है यहाँ पर। अभी तो ट्रेनें बंद है, फिर भी कुछ कुछ चल रही है, तो यहाँ जा रही है और यहाँ पे श्यामलाल बैठे हैं ट्रेन के अंदर। अब एक तीसरा आदमी आता है, लेट अस से मोहनलाल, ठीक है, और मोहनलाल से ये पूछा जाता है, मोहनलाल जो है वो ये पूछता है रामलाल से कि बताइए रामलाल, पेड़ कहाँ जा रहा है? रामलाल कह रहे भाई मैं पेड़ के पास ही खड़ा हूं, पेड़ तो कहीं नहीं जा रहा है। तो रामलाल कहेंगे भाई पेड़ क्या है? स्थिर है। पेड़ एक ही वस्तु है, बात पेड़ की हो रही है। मोहनलाल पूछेंगे रामलाल से बताओ पेड़ कहाँ जा रहा है? रामलाल कहेंगे भाई पेड़ कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास ये सदियों से मैं यहाँ आके खड़ा होता हूँ, पेड़ भी यही रहता है ना। तो इस वक्त पेड़ कहीं जा रहा है? नहीं, मैं पेड़ के पास खड़ा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। भाई आप जमीन पे खड़े होते हैं, आपके पास कोई पेड़ होता है, कहीं भगता हुआ लगता है? नहीं लगता है, स्थिर लगता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वहीं रामलाल ने फोन किया श्यामलाल को कि बताओ श्यामलाल जी अब पेड़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। तो श्यामलाल जी कहेंगे भाई मैं ट्रेन में हूँ, ट्रेन इधर जा रही है और मुझे तो पेड़ पीछे की तरफ भगता हुआ लग रहा है। हम आपने देखा होगा ये चीज़ कि जैसे ही बस में ट्रेवल करते हैं और कोई पेड़ या कोई गाड़ी, कोई खंबा जो भी होता है वो पीछे की तरफ भगता हुआ लग रहा है। यानी पेड़ वही है, एक ही वस्तु मतलब ये पेड़ किसी के लिए गतिशील भी हो सकती है। यानी श्यामलाल के लिए पेड़ गतिशील है, श्यामलाल को लग रहा है पेड़ पीछे भाग रहा है, और किसी के लिए स्थिर भी हो सकती है, रामलाल जी जैसे। रामलाल जी को पेड़ वहीं ले लग रहा है। यानी कहने का मतलब इट्स डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हमारे नजरिया क्या है, हम कहां से देख रहे हो। तो फिजिक्स के अंदर कोई कह रहा है, पूछता है कि क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी निर्देश तंत्र पर। हिंदी में बोला जाता है निर्देश तंत्र, मतलब आप कहां खड़े होकर उस चीज को देख रहे हो। एक बस के अंदर दो आदमी बैठे हैं, एक बस है उसके अंदर दो आदमी बैठे, लेट अस से ए एंड बी। बस चल रही है और एक आदमी जमीन पे खड़ा है सी। मैं अगर पूछूं ए से कि बताओ ए बी कहां जा रहा है, बी गति कर रहा है या स्थिर है? एक कहेगा भाई मेरे सामने ही बैठा है पूरे दिन सीट पे, कहीं नहीं जा रहा है, मेरे बीच की स्थिति चेंज हो रही है। तो ए और बी एक दूसरे के लिए तो स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहे, पूरे दिन एक दूसरे के सामने हैं, दोनों की स्थिति चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जितना ए चल रहा है वैसे भी मेरे हाथ दोनों देखो ये दोनों आगे चल रहे हैं, पर एक दूसरे के लिए तो स्थिर है। वही अगर मैं सी से पूछूं, सी कहेगा भाई बस यहाँ गई है, अब मेरे लिए तो ए भी चल रहा है और मेरे लिए बी भी चल रहा है। यानी ये बी जो है वो ए के लिए स्थिर है लेकिन सी के लिए चल रहा है। पर आप कहां खड़े हो? क्या आप ग्राउंड पे हो तो आपके लिए दोनों चल रहे हो, आप इसी बस में बैठे हो तो आपके लिए ये स्थिर है। यानी कहां खड़े होके हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसे कहा जाता है निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही हम ये बता पाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अर्थ पे मैं जमीन पे बैठा हूं, मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए स्थिर है, पर कोई आदमी जो मून पे है या किसी और प्लैनेट से हमें ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए अर्थ रोटेट कर रही है, उसके लिए अर्थ चल रही है, मतलब हम दोनों भी चल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए स्थिर है। पर कोई दूसरे ग्रह है, तो आपको पता है पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है, तो दूसरे ग्रह को पे ये लगेगा कि अर्थ रोटेट कर रही है, और अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो उस पर खड़ी हर एक चीज रोटेट कर रही है, हर एक चीज घूम रही है। यानी हम गतिशील है किसके लिए? किसी और प्लैनेट वालों के लिए। यानी निर्देश तंत्र क्या है ये फिक्स होना चाहिए, तो ही हम जो है बता सकते हैं कि गतिशील क्या है और स्थिर क्या है। चलिए साहब, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है और कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये वाला आप कह दो कि ये रामलाल जी के लिए पेड़ स्थिर है,
पर जो चांद पे बैठा उसके लिए रामलाल जी भी घूम रहे हैं और ये पेड़ भी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि जो चांद पे बैठा उसके लिए अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। तो दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है, ये देखने वाले पे है कि वो कहाँ खड़ा होकर देख रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो उस वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है, और अगर स्थिति परिवर्तित करती है तो उसे गतिशील अवस्था में कहा जाता है। गति के प्रकार मैंने बता दिए, सरल रेखीय, वर्तीय, घूर्णन, दोलन, प्रक्षेपीय। ये पंखा वगैरह घूम रहा है, ये बास्केटबॉल में ऐसे डाला है तो ऐसे घूमते हुए ऐसे है ना किक मारते हैं फुटबॉल को तो ऐसे जाके ऐसे गिरती है, ये प्रक्षेपीय गति होती है। सरल रेखीय मतलब ये डायरेक्ट सीधी जो कार वार की गति है। वर्तीय गति जो साइकिल सवार वाली गति बताई थी। घूर्णन गति जो फुटबॉल की बताई थी। तो सारे एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। ओके, ये गति के प्रकार वगैरह बता दिए हैं कि वर्तीय असमान है ना ऑलरेडी वो सारी चीजें, बट ये नोट्स में है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे तो लिखना थोड़ा कम पड़ेगा। बट मेरी एक जो हमेशा निवेदन रहता है हर क्लास के लिए कि भले ही आपको पीडीएफ में कितने अच्छे नोट्स मिल रहे हो, सब कुछ फोटो वोटो बने हुए मिल रहे हो, जब तक आप कॉपी लेके नहीं बैठोगे, इस क्लास को एज ए क्लासरूम आप नहीं समझोगे, तब तक चीजें समझ में कम आएगी, तब तक चीजों की जो मेमोरी होगी वो लॉन्ग टाइम नहीं रह पाएगी। एक बार आप साथ में बैठ गए, जो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, जो जो मैं समझा रहा हूँ, सारी चीजें आपने नोट कर दी, कभी हेडर पे, कभी फुटर पे, कॉपी में एकदम हर जगह आपने बॉक्स बना के, कभी ब्लैक पेन से, कभी इसको अंडरलाइन करके, तो सारी चीजें आपको याद रहेगी। जब भी आप नोट्स खोलोगे तो वो आपके अपने नोट्स होंगे, खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, तो हर चीज समझ आएगी। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, बट फिर भी कोशिश ये करें कि एक नई कॉपी ले और हर लेक्चर का पूरा नोट्स आप खुद बनाए, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और सरल रेखीय गति, अब आपके लिए जो सबसे ज्यादा काम आएगा या आपके सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो ये घूर्णन, ये वर्तीय थोड़ा बहुत है, बट ये दोलन वगैरह ये नहीं है इतना। आपके लिए सरल रेखीय गति, और इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा रहेगी, कम से कम 2 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे। तो सरल रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति, है ना। सीधी रेखा में गति मतलब ए है, ए यहाँ से बी गया, फिर यहाँ पे मतलब सी आया, फिर डी आया, लेकिन आ क्या रहा है, एक रेखा में गति कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इस तरह की गति को क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। और इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला टर्म आता है दूरी। दूरी क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, पथ की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक भौतिक राशि है जिसका परिमाण केवल अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ये बात भी हम करेंगे। पहले ये समझिए कि दूरी क्या होती है। तो दूरी होती है पथ की, आपको ऐसे लिखना है, एक दूरी को ऐसे डेफिनेशन बना के लिख देना ताकि याद रहे, तय किए गए पथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ जो है वो क्या है, दूरी है। जैसे भी आप चले हो सब कुछ जोड़ना है, आप वापस भी आए वो भी जोड़ना है। आप कहोगे सर ये कैसा, थोड़ा आप समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दो, फिजिक्स एग्जाम्पल से चलती है सर, भावनाओं से नहीं। तय किए गए पथ की कुल लंबाई, चलिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ये एक ए है पॉइंट और एक है बी पॉइंट, 3 अलग अलग लोग हैं। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तीनों से कहा कि भाई बी तक जाना है, जाओ। सब अपनी मर्जी के मालिक है। एक्स जो है वो 5 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर इधर चला गया। वाई जो है वो सीधा ऐसे ही गया, ऐसे गया, मतलब वाई जो है वो ऐसे गया 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। और जेड मजाकी आदमी है, वो अपने दोस्त के पास 5 मीटर तो इधर चक्कर मारने गया, इधर कहीं पे 5 मीटर पे चाय की दुकान पे रुक गया, और फिर इधर यहाँ पर 8 मीटर चलते हुए ये 8 मीटर का रास्ता ऐसे तय किया इसने। अब सबसे पूछा कि भाई दूरी बताओ, तो दूरी होती है तय किए गए पथ की कुल लंबाई।
इन सब के पास मोटरसाइकिलें थी। आप सब ने आया मोटरसाइकिल को चेक किया, एक्स की मोटरसाइकिल को चेक किया, वो कितना चली हुई थी, वो 5 मीटर, 3 मीटर, फिर इधर और इधर, यानी 5 और 5 10 और 3 13। तो एक्स की गाड़ी जो है वो 13 मीटर चली हुई मिली आपको, यानी एक्स के लिए दूरी क्या है 13 मीटर। वाई की गाड़ी देखी आपने मोटरसाइकिल, वो 10 मीटर चली हुई बताई। जेड की देखी तो यहाँ पे ये मान लीजिए 5 मीटर इधर भी, तो 5 और 5 10, 5 15 और 8 23, इसकी 23 चली हुई मिली। यानी आप किस रास्ते से जा रहे हो वो सारी जो, अगर उस रास्ते की लंबाई को जोड़ दूं तो दूरी आती है, और दूरी हर आदमी के लिए अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि हर आदमी अपना रास्ता चूज कर रहा है। एक्स के लिए अलग आई, वाई के लिए अलग आई, जेड के लिए अलग आई, यानी दूरी तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। तो दूरी किस पर निर्भर करती है? तय किए गए पथ पर निर्भर करती है। जिस पर लिख देना, दूरी तय किए गए पथ पर निर्भर करती है। तय किए गए पथ पर निर्भर करती है। दूरी की डेफिनेशन लिख दी और ये एग्जाम्पल कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक यानी दूरी को किस में मापा जाता है? तो हैशटैग बना के इन पॉइंट्स को लिख देना। दूरी का एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एसआई मात्रक, यानी एसआई के अंदर पूरे वर्ल्ड में कुछ पद्धतियां हैं, उसी के अंदर चीजों को मापा जाता है। तो एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, और इसको छोटा एम, बड़ा एम नहीं, एम से, छोटा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? छोटा एम से। दूसरा हैशटैग बना के पॉइंट लिखना, दूरी का सीजीएस मात्रक। अलग अलग पद्धति में मात्रक पूछा जाता है। सीजीएस मात्रक जैसे क्या है ना, आपका घर का नाम है टॉमी, रोमी, मनीष, स्कूल में कुछ और नाम है, वैसे आपसे पूछेगी आपका एसआई मात्रक ये है, सीजीएस मात्रक ये है, मतलब आपका स्कूल का नाम, वो डॉक्यूमेंट का नाम, वो घर का नाम, वो अपने दोस्तों में, वो इस तरह से दूरी को एसआई में मीटर में मापा जाता है, दूरी को सीजीएस में सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें? सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि दूरी की परिभाषा, इसका मात्रक, और दूरी अदिश राशि है, ये ध्यान रखना। एक लिख देना पॉइंट, दूरी। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूरी अदिश राशि, ऐसी राशि जिसमें दिशा की जरूरत नहीं हो उसे अदिश, और जिसमें दिशा की जरूरत हो उसे सदिश कहा जाता है। तो दूरी अदिश राशि है, यानी दिशा की कोई जरूरत नहीं है इसमें। चलिए साहब, ये बात हो गई दूरी की। अब 2 सवाल कर लीजिए तो मेरे मन को भी शांति हो जाए और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि वस्तु ए बी सी पथानुसार गति करती है तो दूरी ज्ञात करो। अब होगा सर एबीसी कौन सा था? अभी बढ़ाने दो मुझे, ये वाला। ये त्रिज्या है आर, ए यहां है, बी यहां है और सी यहां है। कहने का मतलब ये अर्धवर्ताकार जो है पथ में गति कर रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे कहें? तो आप कहोगे भाई सर दूरी से हमें एक बात तो पता चल गई है सर, मोटी मोटी बात हमें ये पता चली है कि पथ जो तय करता है उसकी लंबाई, यानी सर इसकी लंबाई अगर हमें मिल जाए ये वाली, यही वाली, तो यही दूरी होगी। सर ये लंबाई कैसे मिलेगी? सर अगर ये पूरा वर्त होता ना सर तो हम लंबाई निकाल लेते। कैसे? हमने क्लासों में पढ़ा है कि पूरे वर्त में ये जो लंबाई होती है ये परिधि के बराबर होती है। तो पूरा वर्त होता
तो ये दूरी कितनी होती 2πr, पूरा वर्त होता तो परिधि के बराबर होती है, परिधि होती है 2πr। लेकिन सर आधा ही है, तो मैंने कहा टेंशन करने की कहाँ जरूरत है, आधा है तो आधे की निकाल लो। पूरे के लिए लिखा है 2πr, आधे के लिए कितना हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन में जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2, आधा कर दो इसको 2πr, 2 से 2 गया तो आपके लिए दूरी आ गई, तो ये मैं हटा देता हूं यहां से, है ना, फालतू कंफ्यूजन होगा, π/r, तो आपके लिए कितनी आ गई आधा इंटू 2πr, πr, ये दूरी आ गई। चलिए, और यही पूरा चक्र होता तो 2πr हो जाती, 2 चक्र होते तो 2 इंटू 2πr, 2 गुना एक परिधि की दूरी, 10 चक्कर होते तो 10 गुना 2πr, तो ऐसे आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक वस्तु A है, वो A से B जा रही है 3 मीटर और B से C जा रही है 4 मीटर, रास्ता ये तय कर रही है, वो आपको बताना है दूरी, तो दूरी होती है कुल रास्ते की लंबाई, तो 3 मीटर तो इधर गया भाई साहब, फिर 4 मीटर इधर गया, यानी जो दूरी आएगी इसमें, ये क्वेश्चन इसमें दूरी आएगी 3 + 4 बराबर 7 मीटर। समझ जाओ, क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे बार बार, तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना, माइंड में रखना, ये आगे वापस आएंगे घूम के और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो यहां से दूरी समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे बताई जाती है। चलिए एक थोड़ा सा अच्छा सवाल करें, तो चलिए वो विस्थापन में करेंगे, है ना। अब आया है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के यात्रा काल में उसकी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई भी वस्तु है, वो अपनी चल रही है, उसमें उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है, पहले कहां था बाद में कहां है, इनके बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो विस्थापन होता है। तो वो सबके लिए सेम रहता है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये ए है, मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं और पूरे सेशन तक उसी एग्जांपल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए कहता हूं कि जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूं उसको समझें। अब वो जो दूरी में जिन लोगों को समझ आया है वो विस्थापन 1 मिनट में समझ जाएंगे कि क्या है। x ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था। x प्रारंभिक कहाँ है? यहाँ पे है, और अंतिम कहाँ है? यहाँ पे है। दूरी क्या होती है? प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? सबसे कम दूरी कौन सी लग रही है आपको? सबसे कम दूरी होती है सीधी दूरी, ये वाली। तो x के लिए विस्थापन कौन सा है? x के लिए विस्थापन ये है, इसको मैं मान लेता हूं वो s है। ऐसे कैसे? यहां से y था, y ऐसे गया मान लो, या y तो सीधा ही गया था, y सीधा चला गया, तो y के लिए विस्थापन, तो y के लिए भाई प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, तो y के लिए भी सीधी दूरी तो कितनी होगी? ऐसी होगी। z जो है वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब कैसे भी घूम के गया, लेकिन अंतिम में तो यहीं आया है, प्रारंभिक में यहीं आया है, और अंतिम प्रारंभिक के बीच की दूरी, सीधी दूरी यही ऐसे। तो विस्थापन सबके लिए समान है। मैंने एक चीज बोली थी कि दूरी तय किए गए पथ पर निर्भर करती है, विस्थापन कभी भी तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे 1000 किलोमीटर घूम के आए हो, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी तो आपकी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो वो हर किसी के लिए वही, देखो एस आ रही, तीनों के लिए एस आई, दूरी अलग अलग आई थी पर विस्थापन समान आया, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी। अब आपसे कोई कहे कि मैं यहाँ से जोधपुर से रवाना हुआ और लेटर से कोटा गया 600 किलोमीटर, ठीक है, और फिर अगले दिन मैं वापस बस में चढ़ के वापस जोधपुर आ गया, तो बताओ दूरी कितनी तय की? तो दूरी कितनी है? 600 कोटा जाने की और 600 वापस कोटा से आने की, 1200 किलोमीटर दूरी तय कर दी। आपसे पूछे विस्थापन, आप कहोगे भाई प्रारंभ में कहाँ था, अंतिम में कहाँ था? आप कहोगे भाई प्रारंभ में भी जोधपुर था और घूम फिर के आया तो वापस जोधपुर में ही है। कहने का मतलब क्या? वो है ही नहीं,
विस्थापन 0 है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है, बीच की दूरी कुछ नहीं है, तो विस्थापन 0। कहने का मतलब दूरी 0 हो ना हो, दूरी 0 कभी नहीं होगी। दूरी अगर वो थोड़ा भी चला है तो 0 नहीं होगी, पर विस्थापन 0 हो सकता है अगर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो जाए। यानी अगर कोई घूम फिर के वहीं आ जाए तो दूरी तो उस पूरे रास्ते की होगी, पर विस्थापन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जहां से रवाना हुआ है वहीं से वापिस आ गया है। चलिए 2 अच्छे क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां से एक आदमी रवाना होता है 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ए से रवाना होता है, जाता है बी पे, फिर यहां पे जाता है 4 मीटर पे। यस, और आपसे पूछा है कि दूरी तथा विस्थापन बताओ। विस्थापन का मान होगा, ऐसे चला है रास्ता ये, तो आप कहोगे सर दूरी तो सीधा आपने बताया था कितना चला है, तो 3 मीटर तो इधर चला है सर, तो 3 प्लस सर 4 मीटर ऐसे चला है तो 4 ये, तो दूरी सर 7 मीटर आ गई। सर विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बीच की सीधी दूरी, यानी सर विस्थापन तो ये वाला हो जाएगा, विस्थापन तो सर ये वाला हो जाएगा, सीधी दूरी तो ये। सर ये कैसे निकाले? तो सर ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये एक त्रिभुज है सर, और त्रिभुज है तो सर हमें पता है कि आधार का स्क्वायर, सर ये कर्ण हो जाएगा दूरी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, लंब यानी सर 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर कर्ण का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर सर यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 आ रहा है, तो कर्ण आ जाएगा √25 यानी 5। इसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, या तो आपने मैथ्स में 8th क्लास में पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लोगे कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज की ये गुण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। यानी विस्थापन आया है 5 मीटर, तो विस्थापन हमेशा दूरी से कम आएगा या दूरी के बराबर आएगा, कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन या तो दूरी से कम ही आएगा और ज्यादा से ज्यादा दूरी के बराबर आ सकता है, लेकिन दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। यानी आप यहां से लिख सकते हो, हैशटैग बना के लिखना, विस्थापन हमेशा छोटा और बराबर हो सकता है किसके? दूरी के, लेकिन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। या दूरी हमेशा बड़ी और बराबर हो सकती है विस्थापन से, कभी भी छोटी नहीं हो सकती, उल्टा भी सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेना। एक क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आप और कीजिए इसको। क्वेश्चंस इसलिए जरूरी हैं कि थ्योरी अपनी जगह है, जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं समझोगे तब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। अब सेकंड वही क्वेश्चन जो पहले मैंने करवाया था कि ए से बी ऐसे जा रहा है कोई अर्धवर्ताकार पथ में, त्रिज्या r है, ये ए है, फिर सी है और फिर बी है, ऐसे गया है ये। तो दूरी हमने पहले ही निकाली थी, पूरी परिधि होती तो 2πr और आधी है इसलिए 1/2 से गुणा करके हमने निकाला था, दूरी आई थी πr। विस्थापन कितना आता है? विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम के बीच की सीधी दूरी जो होती है वो आपकी विस्थापन आती है, यानी ये वाले, ये होगा विस्थापन। ये कितना होगा? तो ये त्रिज्या r, तो ये भी r, यानी ये व्यास के बराबर होगा। और व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 × त्रिज्या, यानी व्यास होता है 2r और यही आपका विस्थापन हो जाएगा यहाँ पे। यानी दूरी πr आएगी और विस्थापन 2r आएगा। ऐसे इसी क्वेश्चन में एक और देखिए और स्क्रीन को पॉज करके सोचिए कि ये ए से रवाना हुआ है और वापस घूम के ए पे ही आ गया है और वर्त की त्रिज्या r है। बताओ दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा? तो दूरी तो पूरे वर्ताकार चक्र है, स्क्रीन को पॉज करके आप सोचिए। ओके, तो दूरी पूरा चक्र है, तो पूरे चक्र के लिए परिधि के बराबर होगी दूरी, और परिधि होती है 2πr, यानी दूरी तो आ गई 2πr। विस्थापन जहां से रवाना हुआ था वहीं आ गया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो गई। तो दूरी
का मान कुछ भी आ सकता है और विस्थापन उसके रेस्पेक्ट में 0 भी आ सकता है, यानी विस्थापन 0 भी हो सकता है। आगे आप देखोगे कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि विस्थापन कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, कब 0 होगा। लेकिन दूरी या तो 0 होगी, मतलब या तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो फिर वो धनात्मक ही आएगी। तो ये फर्क है दूरी और विस्थापन में। और आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है और कैसे हम इसको मेजर करते हैं। ओके, तो 2 चीजें हैं और लिख लो। विस्थापन का मात्रक भी दूरी के समान वही होता है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। कौन सा मात्रक है ये? एसआई मात्रक, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। और विस्थापन का, इसका मतलब जो ऊपर लिखा वही का सीजीएस मात्रक वही होता है, सेंटीमीटर होता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल बातें आपको पता होनी चाहिए दूरी तथा विस्थापन के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करते हैं, वो है असमान गति और एक समान गति वगैरह के बारे में। ओके, तो एक समान गति, पहले बात करते हैं किसकी? एक समान गति की। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे हम कहते हैं कि एक समान गति कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ये ए है, ए से रवाना हुआ, 10 मिनट का टाइम लिया इन्होंने और 10 मिनट में ये 100 मीटर चल गए। अगले 10 मिनट में ये फिर 100 मीटर चले, अगले 10 मिनट में फिर 100 मीटर चले, यानी समय का अंतराल कितना है? 10 मिनट का। हर 10 मिनट में ये कितना चल रहे हैं? 100 मीटर चल रहे हैं हर 10 मिनट। तो क्या है? एक समान गति है ना। मतलब हाईवे पे है, स्पीड फिक्स कर दी है, आराम से गाड़ी चल रही है, ना कहीं ब्रेक हो रहा है, ना कहीं पे तेज हो रही है। एक समान गति कहलाती है अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। वही दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका असमान गति का, जिसको बोले नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, यानी मार्केट से निकले थे तो ट्रैफिक बहुत था, तो शुरुआत के 10 मिनट में जो है वो 50 मीटर ही चल पाए, फिर हाईवे पे चले गए, यहाँ अगले 10 मिनट में गाड़ी को खींचा और 200 मीटर चल गए, फिर वापस जो है रोड खराब आई तो अगले 10 मिनट में जो है वो 70 मीटर ही चल पाए। कहने का मतलब समान समय अंतराल तो अभी भी 10 मिनट है, लेकिन दूरी है कभी 50 है, कभी 200 है, कभी 70 है, यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है। इसका मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या असमान गति है। तो परीक्षा में आता है कि एक समान गति और असमान गति किसे कहते हैं। तो समान समय में समान दूरी तो एक समान गति, समान समय में असमान दूरी तो आपकी असमान गति। और इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि असमान गति में कैसे किया जाता है, एक समान गति का डिस्कशन कैसे किया जाता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इनके मात्रक क्या होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न यानी आंकिक प्रश्न जो है, जैसे कि एक गाड़ी की स्पीड ये है, इतने टाइम में वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, या 2 शहरों के बीच की दूरी इतनी है, गाड़ी की स्पीड ये है, तो कितने टाइम बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप बने रहना अगली क्लास में।
और इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देखें, इसके नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट जो बताए उनको अंडरलाइन कर दें और बुक में इनसे रिलेटेड जो भी सवाल है उनको भी लगाएं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और इसी एनर्जी के साथ।